relationships and lead lag। चलें, टाइटल भी मैं वही कर देता हूँ ताकि पढ़ने देखने वालों को हमने तो तरीका निकाल लिया था, तो अगर ज़रा दिल जमी से ढूंढते तो वो भी मिल जाता जो हमने निकाला था। बहरहाल ठीक है, आप कोट कर सकते हैं। कोई हल नहीं निकला। ये तो मिल गया कि नॉट पॉसिबल, ये नहीं मिला कि हल क्या है। नहीं, डीएल वालों के लिए भाई सारी रात रोते रहे, सुबह पूछा कि लैला मर्द थी औरत। भाई सेमेस्टर के एंड में आके डीएल समरी का आपको याद आ गया। ओके, अब ये असाइंड जो हैं ये वो लोग हैं जो शुरू के 23 लोग हमारे साथ स्टार्ट लिया था, बढ़ गए, 37 आ गए, ज़ाहिर डीएल भी बीच में आ गए। कोई इनका सिर पैर नहीं समझ आ रहा कि असाइंड ज़्यादा क्यों है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि डीएल हज़रात के लिए मैंने तमाम अगले 2-3 समरीज़ के लिए भी लेक्चर स्लॉट्स बना दिए हैं, समरी डिपॉजिट स्लॉट्स, असाइनमेंट की भी बन गई है। सो दिस इज़ वेयर ऑल योर वर्क शुड बी विजिबल। इधर आपका तमाम काम नज़र आना चाहिए। अपनी असाइनमेंटें -1 जो आपने हार्ड कॉपी में एक दी है, वो क्विज था, असाइनमेंट थी, पहली असाइनमेंट थी जी, -1। रिमेनिंग ऑल शुड बी विजिबल हेयर। अगर नहीं है तो अब भी मौका है, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, ओपन रिकॉर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ आएगा टर्न्ड इन लेट, ज़्यादातर यही लिखा आएगा। वो आप बता सकते हैं कि मैंने लेट नहीं की, मैंने आपको उधर जमा करा दी थी, वो इस खाने में नहीं थी, वो उस खाने में थी। आपकी फुल मैपिंग जो है, जो ग्रेड शीट बननी है, वो ये खाने देख के बननी है। 1 को खोलेंगे, जितने होंगे उनके नंबर उधर लगा देंगे, 2 को खोलेंगे इधर, 3 को खोलेंगे, 4 को खोलेंगे, और जो मिसिंग होंगे वो 0। चाहे आपने ईमेल भेज दी, व्हाट्सएप भेज दी, कहीं भेज दी, दिस इज द प्लेस वेयर वी वुड बी आस्किंग यू टू डिपॉजिट। यहां जमा मत कराया करें। लोगों ने स्ट्रीम के ऊपर डाल दी, बाहर नहीं करना, बाहर मैं देखूंगा भी नहीं। अगर की भी आपने बाहर, अंदर डालें जगह पे, ठीक है। रेलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट का मकसद ही ये है कि हम सॉर्टेड, और आपको पता हो कि मेरा कौन सा काम है या नहीं है। मैं आखिरी क्लास से पहले एक टेबल शेयर कर दूंगा,
कि असाइनमेंट 1 ये क्लास 10 थी, इसकी मौजूद है, सिर्फ चेक किए बगैर मौजूदगी बता दूंगा, मगर जब मैं शेयर करूंगा फिर वो लॉक हो जाएगी, उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे पहले अपने रिकॉर्ड को पूरा कीजिए। ओके, हमने उस दिन कहाँ ब्रेक किया था? ए भी ब्रेक किया था अभी। हल हो गई एक प्रॉब्लम AOA से जो हमने टेक्निक लगाई थी जी। हो जाती है ना लैग के ज़रिए, जवाब सेम आ जाता है। वो तो पहले हमने हल किया हुआ था ना, 18 नंबर तो पहले भी हल किया हुआ था। कौन सी प्रॉब्लम गई थी? 18 नंबर। तो 18 तो हमने पहले भी की हुई थी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास आई जो हमने उस दिन डिस्कस की थी कि हमारे पास उस दिन ये फ़ायदा ही नहीं है, हमने ऑनलाइन था, बस छोड़ दें। हमारे पास प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की एक अगली सीढ़ी जो कि मार्कर वापस कर गया था उनको, मोहसिन को उस दिन वापस दे गया था। अगली सीढ़ी वो क्या है? प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पर्ट। पर्ट में क्या फ़र्क है नॉर्मल से? पर्ट में क्रिटिकल पाथ मेथड से क्या फ़र्क है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पर्ट, या याद नहीं आ रहा होगा अभी? क्रिटिकल पाथ मेथड में जो हमने पढ़ा, जो भी AOA AON 2 मेथड देखे, उसमें एक्टिविटीज़ का टाइम फिक्स था, डिटर्मिनिस्टिक था, एग्जैक्ट था। 10 हफ्ते में ये होगा, 5 में ये होगा, 3 में ये होगा। रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है कि एक दिन आप एक काम करते हैं वो 15 मिनट में होता है, अगले दिन करते हैं वो 18 में, किसी और दिन करते हैं वो 13 में, यानी कि आपका टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है। किसी दिन एक उसका मोस्ट लाइकली टाइम होगा, एक उसका ऑप्टिमिस्टिक होगा और एक पेसिमिस्टिक होगा। मतलब कि तीन तरह के, जो पहले एक वैल्यू आ जाती थी 10, अब हो सकता है 12 और रैंडम में बात कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं जितना आगे उतना पीछे, नेसेसरी नहीं है। पर्ट क्या कहता है? पर्ट कहता है कि एक वेटेड सम लिया जाए, एवरेज टाइम जो है वो A + 4B + C डिवाइडेड बाय 6। दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C।
अब 4 टाइम्स वेट किसका है, यानी ये एक तरीका है ना कि सीधा बस मोस्ट लाइकली ले लें, क्या ज़रूरत है ये पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लेने की। उसकी वजह यह है कि इनका इम्पैक्ट इसके प्रोसेसिंग टाइम में आएगा। अब ये तो एक्टिविटी 1 के लिए हो गया, इसी तरह एक्टिविटी 2, 3 और तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इसी तरह टाइम निकलेगा। और जो प्रोजेक्ट का टाइम होगा वो क्या होगा, अगर क्रिटिकल पाथ पे A, B, C, D है, तो अगर और क्रिटिकल पाथ आपका A, C, D निकला तो प्रोजेक्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ एंड होगा और इसका जमा। अब ये जो है C, इसका एवरेज टाइम फॉर एग्जांपल 17 है, इसका यहाँ C to D इसका एवरेज टाइम तकरीबन 13 है, तो टोटल टाइम क्या 30 होगा। ए का टाइम लगा ले 5, 17 और 13 कितना बना 35। क्या टी प्रोजेक्ट 35 होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम तो वही क्रिटिकल टाइम के पाथ का ही सम होता है ना। हमें अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अर्ली स्टार्ट निकालेंगे और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश और फिर वापस निकालेंगे और बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड। जी, वो पाथ जिस पे स्लैक 0 हो वो क्रिटिकल पाथ होता है। और प्रोजेक्ट टाइम अगर यहाँ पे 35 निकला तो क्या ये 35 ठीक है, पर्ट के असूलों के तहत। अभी 35 इज जस्ट द एवरेज, इट इज नॉट एग्जैक्ट। तो अगर कोई मुझसे कहता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो है कितने दिनों में होगी, मैं कहूँगा लाइकली है 35 में, मगर हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, क्योंकि अगर सब ऑप्टिमिस्टिक, ये मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे ऑप्टिमिस्टिक पीछे होना चाहिए, वो कम होता है, ये किसी ने बयान नहीं किया बात। टाइम का एक्सेस चल रहा है ना, कम टाइम ऑप्टिमिस्टिक होगा ना। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, खुशगुमानी। खरबूजा खरीदते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि मीठा, मगर चांसेस ये भी हैं कि जो कोई बंदा लेते हुए ये तय कर ले कि ये मीठा नहीं होने लगा, तो वो कौन होगा, पेसिमिस्ट। एक बंदा को कि यार अभी तक तो कोई नहीं निकला आज तक, मगर शायद ये निकला है, मोस्ट लाइकली क्या होगा, दरमियाना से ही निकलेगा, कभी कभी तुक्का लग सकता है, कभी कभी नहीं। तो ऑप्टिमिस्टिक इज वेरी रेयर, पेसिमिस्टिक इज सब कुछ ही खराब होगा मेरे साथ, और मोस्ट लाइकली दोनों की दरमियानी रहा। तो अगर सारे टाइम ऑप्टिमिस्ट आ जाए तो ये शायद टाइम कम हो जाए प्रोजेक्ट का, और अगर सारे टाइम पेसिमिस्टिक हो जाएं, हर चीज़ ही बर्बादी तबाही की तरफ चली जाए, तो हो सकता है शायद ये, यानी कि प्रोजेक्ट टाइम इज नो मोर अ फिक्स्ड टाइम, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोस्ट लाइकली इज एवरेज इज 35, बट within some standard deviation the project time would vary। यानी कि अब जो प्रोजेक्ट का एक्टिविटी का टाइम है वो फिक्स नहीं रह गया। द प्रोजेक्ट इज, देयर इज अ 50% चांस, क्योंकि हमें पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन 0 से 99.99 तक चलेगी, तो देयर इज अ 50% चांस ऑन एवरेज कि प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड ऑन 35 days, बट व्हाट इज द चांस इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 33 days। तो हम यहाँ से एरिया अंडर द कर्व, पी टेबल रेफर करके
वैल्यू निकालेंगे कि 17% चांस है कि प्रोजेक्ट 33 दिन में हो जाए, 42 में 99.99% चांस है कि ये हो जाएगा कंप्लीट। तो यानी कि अब प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है दैट इज ऑल्सो बीइंग लिंक्ड विद सर्टन अनसर्टेनिटी, मोस्ट लाइकली, और ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। और एक चीज हमने पढ़ी थी, हमने तो नहीं पढ़ी, आपने वैसे पढ़ी होगी, रिस्क। व्हाट इज रिस्क? रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है कोर्स अभी तक? वैसे बहुत अच्छी बात, लेट नहीं, देयर इज अ रिस्क कि मैं आज जल्दी भी आ जाऊं। वेरी रेयर, मैं हमेशा क्लास का आने का टाइम 9 बजे है, मैं 9:15 बजे आता हूं। देयर इज अ रिस्क कि किसी दिन मेरा दिमाग घूमे और मैं 8:55 पे भी आ जाऊं। वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, बट देयर इज द पॉजिटिव रिस्क एज वेल। सो पॉजिटिव रिस्क से क्या होगा? सीमेंट की प्राइसें नीचे आ जाएं, 600 से 900 गई तो यहां चला गया, 600 से 550 भी तो हो सकती हैं, तो वो होगा पॉजिटिव रिस्क। एक काम 10 मिनट में होता है, वो हो सकता है 12 या 13 में हो, मगर वो 8 में भी तो हो सकता है। तो 8 होने से वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, और 12 होने से वो पेसिमिस्ट। यानी कि अब टाइम के अंदर रिस्क का फैक्टर इंक्लूड किया जा रहा है टू मेक द होल। हमने देखे ना, पहले हमने स्टार्ट लिया बहुत शुरू से, चार्टर से शुरू हुए, चार्टर से स्कोप स्टेटमेंट बनाई, फिर हमने WBS बनाया, फिर WP बनाया, या WP में टाइम कॉस्ट एस्टिमेट लगाए, और उसके बाद हमने नेटवर्क बनाने शुरू किए। नेटवर्क के अंदर हमने मज़ीद रिलेशनशिप, अब नेटवर्क तो बन गया था, बात ख़त्म करते, मगर ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नेटवर्क बने। फिर हमने रिलेशनशिप्स पढ़ी, फिर हमने लीड लैग पढ़ा। अब यहाँ तक भी बात अच्छी हो गई। अब हम मज़ीद ऐड कर रहे हैं, हम अनसर्टेनिटी को इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो प्रोजेक्ट की वेरिएशन पता लग जाएगी। इसके बाद जब हम ये अनसर्टेनिटी का जो आज पोर्शन पढ़ रहे हैं ये है पर्ट, इसके बाद हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि इस नेटवर्क पे रिसोर्स अगर कंस्ट्रेंट कर दिए जाएं तो क्या होगा। अभी तक रिसोर्स का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे कि अगर इसी प्रोजेक्ट पे टाइम कंस्ट्रेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। फिर हम जाएंगे कि अगर इसको क्रैशिंग कर दी जाए तो फिर क्या होगा। तो दिस इज द पाथ वी आर फॉलोइंग इन दिस कोर्स, एंड राइट नाउ वी आर समवेयर हियर। हमेशा याद रखें, जब भी जो पढ़ रहे होते हैं ना उसको बड़ी स्कीम में फिट करके ज़रूर देखा करें कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ जा रहा हूँ, अभी कहाँ खड़ा हूँ, ताकि आपको बड़ी स्कीम में, कोर्स की कंप्लीट स्कीम में इट वुड बी क्लियर कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इसका मकसद क्या है इस पूरी कार्रवाई का। सो हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो नेटवर्क बनाया था इसको रियलिस्टिक करते जा रहे हैं। इस नेटवर्क को न्यूमेरिकल से अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ लेके चले हुए हैं। रिलेशनशिप्स डाली, लीड लैग डाला, मल्टीपल मेथड्स देखे, एक्टिविटी है AOA AON, और अब हम टाइम की जो अनसर्टेनिटी है, जो कि नॉन यूनिफॉर्मिटी है, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं थ्रू PERT। PERT हमें एक मेथड देगा। यहाँ तक अब आज हम बात करते हैं। ओके जी, इधर से देख लेते हैं। PERT is almost identical to critical path method technique, except it assumes each activity duration has a range that follows a statistical distribution। मैंने इस रेंज को नॉर्मल से रिप्रेजेंट किया, ये गैमा से भी हो सकती है, बीटा से भी हो सकती है, देखते हैं किताब क्या कहती है।
The project developer chose an approximation of beta distribution to represent activity duration. This distribution is known to be flexible and can accommodate empirical data so that we do not follow a normal distribution. And can accommodate empirical data that do not follow normal distribution. The activity durations can be skewed. Skewness क्या होती है? किसी एक तरफ झुकाव, डाटा का झुकाव किसी एक तरफ, हाई और लो एंड ऑफ द डेटा रेंज. So this is the kind of, अगर हम the distribution of project duration is represented by normal distribution. The project distribution represents the sum of the weighted averages of the activities on the critical path. सारी activities का sum नहीं करना, जो critical path पे हैं उनका. So activity आपने देखा, A is optimistic, B is pessimistic, M is most likely, और ये उसने उसकी skewed distribution बनाई. जब ये जमा होगी तो ये TE is project estimated time. TE is project estimated time. So knowing the weighted average and variance for each activity allows the project planner to compute the probability of meeting different project duration. Formula बड़ा सादा सा है. TE is A plus 4M plus B divided by 6. So this is the weighted activity time. A is optimistic, M is most likely, and B is the pessimistic time. So, and sigma T now what is sigma TE? TE is, अब आप देखिए, now this is not sigma sum, this is standard deviation. Standard ये है एक्टिविटी की स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये क्या है? प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन. सो सिग्मा टी ई, स्मॉल टी ई इज एक्टिविटी का एस्टिमेटेड टाइम जो है, B minus A upon 6. Sigma TE, the project standard deviation, is under root sum of all standard deviations of the square of the sum of all standard deviations of, sum of squares of all standard deviations. So knowing the average project duration and variances of the activity allows the probability of completing the project by a specific time to be computed using standard statistical tables. The equation below is used to compute the Z value found in the statistical table. ऐसा यहाँ कौन कौन ऐसा बैठा है जिसने AQCT नहीं पढ़ा हुआ? एडवांस क्वालिटी कंट्रोल जिसने नहीं पढ़ा हुआ? 1 2 3 4 5. ओके, व्हाट इज ये क्या चीज है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप कर्व जिसको कहते हैं. इसका मिड पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज को, या जिसको हम कहते हैं म्यू अगर पॉपुलेशन है, और अगर ये सैंपल है तो एक्स बार को. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल, 0 से लेके 100 तो नहीं होता, कभी भी टच नहीं करता है, 99.99999. ये क्या शो करता है? टोटल रेंज. नाउ इसका रूल क्या कहता है?
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि 66% of the range is found within वन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम विदिन कहते हैं तो इसका मतलब होता है म्यू प्लस माइनस डेविएशन क्या होती है, आगे होना भी डेविएशन है, पीछे होना भी डेविएशन है। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, या एक आगे या एक पीछे। सो मिड पॉइंट जो एवरेज की लाइन है, अब नाउ दिस इज नॉट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन। अगला क्या है, नाउ दिस इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीन। इसके अंदर कितना 95 पॉइंट कितना होता था, पता 97 पॉइंट समथिंग था, 97 पॉइंट समथिंग डेटा इसके अंदर पाया जाता है। ये प्रॉपर्टी है एम्पिरिक टू स्टैंडर्ड डेविएशन में। तीन स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका मतलब ये है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीन। इसके अंदर कितना डेटा पाया जाएगा, 99.97 था या 9 जितना भी था, यानी कि एक डेटा की मिकदार तय पा गया कि अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है तो 66%, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर है तो 66, 2 में है तो 95 या 97 और 3 में है तो 99। इससे फायदा क्या हुआ, इससे एक चीज निकली दैट इज कॉल्ड Z स्कोर। Z स्कोर क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीन। अब मीन के ऊपर कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन के ऊपर, तो यहां मैं कहता हूं z इज इक्वल टू 0। मीन के इधर और इधर कितनी है, तो z इज इक्वल टू 1। इधर क्या होगा, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। सो z स्कोर दो डिफरेंट यूनिट्स के डेटा सेट को कंपेयर करना हो तो z स्कोर में कन्वर्ट करना आसान है। एक डेटा जिसकी रेंज 35 मिड है, 42 और 29 है, एक डेटा जिसकी 1002 है और 10,000 1000, ये यहाँ पे 1100 है और यहाँ पे 900 है। दो डिफरेंट रेंजेस हैं डेटा की। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, इसका z स्कोर निकालें। ये डेटा 900 से 1100 के दरमियान 3 डेविएशन हैं इसके। इस डेटा की 29 से 40 के दरमियान 3 है। तो ये कोई अच्छा नहीं है, ये कोई बुरा नहीं है।